नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है। हमारा आज का मोटिवेशन है स्टे ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने क्या रहें, हमेशा ईमानदार रहें। अब बहुत से बच्चे होंगे जो यूट्यूब पे आते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं करके आपके शॉर्ट्स देखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हमारा टारगेट है 130 प्लस, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और उसको अचीव करने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दम लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पता नहीं जो आपका मतलब सिलेबस है, मेरी पॉसिबिलिटी इस बार अगला बार जो आपका होगा सीटेट जून में, उसमें आपका चेंज हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप दम लगा के पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज अ पेरिस्कोप वर्क इन अ सबमरीन। उसके बाद में बोला गया है कि इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि किसी पनडुब्बी में जो आपका पेरिस्कोप होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, और इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब पहले तो आप ये बताइए कि आपको पेरिस्कोप के बारे में जानकारी तो होगी। अगर नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारा एक पाइप है, ठीक है ना, और आपका इस प्रकार से होता है आपका। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या है, आंख लगा के देख रहा है अपना, ठीक है ना, आंख से देख रहा है अपना। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जो यहाँ से जो रे होगी आपकी, वो कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, तभी व्यक्ति देख पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे लगा देते हैं एक शीशा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं। और वो कितनी डिग्री पर होता है, वो हमारा होता है 45 डिग्री पर होता है हमारा। क्योंकि अगर यहाँ से रे आएगी आपकी इस प्रकार से, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी 45 डिग्री के कोण पर आपका। उसके बाद में वापस कहाँ जाएगी, इस व्यक्ति की आंख तक पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा अंदर बैठा हुआ, वो बाहर वाले व्यक्ति को देख पाएगा। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द टॉप मिरर 45 डिग्री एंड बाउंसेस ऑफ at the same angle to the lower mirror so that a person can see the view outside। ये बोला जा रहा है कि किसी बिंब से प्रकाश पर क्या 45 डिग्री पर से दर्पण पर पड़ता है। यहाँ पर आपकी क्या पड़ी, 45 डिग्री पर रे पड़ी आपकी। उसी कोण पर निचले दर्पण पर परावर्तित होता है। अब उसी एंगल पर क्या हुआ, यहाँ पर परावर्तित हो गया आपके जो किरण थी आपकी, जिससे व्यक्ति बाहर दृश्य देख सकता है। तो इससे क्या होगा, जो बाहर व्यक्ति बैठा हुआ है उसको अंदर वाले व्यक्ति को दिख जाएगा कि बाहर व्यक्ति कौन है। तो ये क्या हमारा सही स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है ना। आगे बी क्या हमारा स्टेटमेंट है, बी बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम लोअर मिरर एंटर द टॉप मिरर एट 90 डिग्री बाउंसेस ऑफ 90 डिग्री टू द टॉप मिरर टू मेक द टॉप व्यू विजिबल। यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्या करना है, ये 90 डिग्री पर है। आपको पता है ये 90 डिग्री पर ना होकर कितने पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है हमारा। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट, ये भी हमारा गलत है। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह परावर्तन के नियम पर आधारित है। आपको पता ना जो आपके परावर्तित नियम होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये जो है, ये किस पर आधारित है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर आधारित है हमारा। ऑप्शन जी हमारा है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह अपवर्तन पर नियम पर आधारित है। ये अपवर्तन के नियम पर आधारित नहीं है। किस पर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर है। तो आपका जो स्टेटमेंट ए और सी जो है वो करेक्ट है। तो इसलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि। तुम्हारे पास ए बी सी डी हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, और इनको पढ़कर हमको बताना है। देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, बीइंग अ सॉलिड डेंसिटी ऑफ आइस ग्रेटर देन वाटर। ठोस होने के कारण
बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है आपका, बीकर होता है, कम होता है उसका, ठीक है ना, ज्यादा ना होकर कम होता है उसका। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। अब बी स्टेटमेंट क्या है कि आइस कंबाइंस विद एयर विच हेल्प्स इट फ्लोट ड्यू टू बायोन्सी। क्या बोल रहा है कि बर्फ वायु से संयुक्त होती है, जिससे उपलाभकता के कारण इसे तैरने में क्या होता है, सहायता मिलती है। ये तो स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि आइस अंडरगो ब्रेक इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक इट फ्लोट। बर्फ में हाइड्रोजन आबंध टूटते हैं, जिससे वह तैरती है। ऐसा तो नहीं होता है हमारा, आपको पता ना, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनता है, वो इस प्रकार से बनता है। और ये हमारा ब्रेक नहीं होता है, ये हमारा ब्रेक नहीं होता है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में डी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट हमारा कि मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इन आइस डिफरेंट देन वाटर मॉलिक्यूल्स। बर्फ में जो आपके जो अणु होते हैं, वो एक अलग प्रकार से मिल मतलब क्या होते हैं, अलग प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये तो सही बात है, जिससे जो आपकी बर्फ हो जाती है वो कैसे हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बी और डी सही है, परंतु ऑप्शन में हमारा बी वाला कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, बी और डी कहीं पर लिखे हुए नहीं है हमारे। तो इनमें से जो आपका मोर करेक्ट है वो कौन सा है, आपका डी वाला मोर करेक्ट है आपका, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 3। यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन दिया हुआ है, अभी तक कथन और कारण दिया हुआ आपको। हमको बोला गया पहले कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तांबे तथा जो आपके एल्यूमिनियम होते हैं, जो तार होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, विद्युत संचरण में उपयुक्त होते हैं आपके। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी लाइट के जो तार होते हैं, वो मैक्सिमम किसके बने होते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। तो ये तो हमारा सही हो गया। उसके बाद में हमारा रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि जो आपके तांबे और जो एल्यूमिनियम होते हैं कैसे होते हैं, हमारे सुचालक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे को पता होगा ये वाली बात तो। आगे बोल रहा है एंड हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। उनकी क्या होती है, प्रतिरोधक कैसी होती है, उच्च होती है। जबकि हमें पता है कि क्या होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है। कैसी होती है हमारी, निम्न होती है। तो इसीलिए क्योंकि आधा जो हमारा था, हमारा आधा वाला रीजन, वो क्या हमारा गलत है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हमारा गलत हो जाएगा। सही है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जो हमारा ए असर्शन जो है वो हमारा सही है, और रीजन क्या हमारा, रीजन हमारा गलत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 4। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर एंड हाई एल्टीट्यूड। अधिक ऊंचाई पर कम तापमान पर जल उबलने का क्या रीजन है हमारा। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाई एल्टीट्यूड, यानी कि मान ली कहाँ पे हम हैं, हमें यहाँ पे कहाँ पे, पहाड़ पे। तो पहाड़ पर हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि आप अधिक ऊंचाई पर हैं। तो अधिक ऊंचाई पर जो हमारा पानी हम गर्म करते हैं, उसका क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, यानी कि काफी आसानी से वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा है कि हमारा पहला ऑप्शन है, देयर इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड विच लीड्स टू लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके। ऑप्शन भी हमारा है, देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड विच लीड्स टू अ लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यह बात हमको पता है कि ऊपर जाने पर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लो हो जाता है ऊपर जाने पर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट हो गया हमारा बी वाला। आगे पढ़ देते हैं। सी लिखा हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट वाटर इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड
लीडिंग टू लोअरिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो नहीं होता हमारा। उसके बाद में ऑप्शन डी हमारा है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग वाटर इज हायर एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू लो टेम्परेचर लीडिंग टू लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सब तीनों ऑप्शंस में से सिर्फ कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, कि ऊपर जाने पर क्या होता है आपका, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी एक मैचिंग है। क्या है ये, हमारी मैचिंग नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे। एट व्हाट टेम्परेचर वुड बोथ एलिमेंट्स इन अ लिक्विड स्टेट, किस तापमान पर दोनों तत्व क्या होंगे, द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। अब द्रव अवस्था में पाने के लिए क्या होना चाहिए, आपका मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, आपके गलनांक दिए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम, क्या लिखा हुआ, सोडियम लिखा हुआ आपका, वो कितने टेम्परेचर हो जाता है, वो हमारा 98 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। और वहीं पर ये हमारा क्या, सल्फर है हमारा, जो सल्फर है हमारा वो 115 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। और अगर किसी बर्तन का जो टेम्परेचर होगा 115 डिग्री सेल्सियस है, कितना आपका 115 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका, तो क्या होगा, हमारा सल्फर भी पिघल जाएगा और सोडियम भी पिघल पिघल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस तापमान पर दोनों तत्व द्रव अवस्था में हो जाएंगे। तो कौन से में हो जाएंगे, 115 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। चलिए पढ़ते हैं, हमारा पहला कथन क्या है। पहला कथन हमारा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमारा जो कैसा होता है, विद्युत बल होता है वो कैसा होता है, असंपर्क बल होता है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है हमारा कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट बी है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एबिलिटी ऑफ लिफ्ट थिंग्स विद अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। चुंबक द्वारा वस्तु को उठाने की योग्यता संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो ये किसका है, ये हमारा होता है किसका, नॉन कांटेक्ट फोर्स का होता है। किसका होता है हमारा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का होता है। अगर हमको क्या है कि किसी मैग्नेट द्वारा किसी दूसरी वस्तु को क्या है खींचना अपनी तरफ, तो जरूरी नहीं है कि मतलब उसके पास लेके जाना पड़े। अगर आपकी मैग्नेट स्ट्रांग है तो वो चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो ये आपको होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो हमारा स्टेटमेंट जो बी है वो क्या हमारा गलत है। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। वायु से वायु से गुजरता हुआ वायुयान असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जबकि किसका होता है, ये हमारा होता है कांटेक्ट फोर्स का। किसका होता है, हमारा कांटेक्ट फोर्स का होता है, ना कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन डी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन नॉन कांटेक्ट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कैसा होता है, असंपर्क बल होता है। तो ये भी क्या हमारा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और डी क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे यही पूछा गया है। तो इसका आपको कहाँ पे दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट हमारा, पहला है वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमंस। मानवों में कंपन द्वारा क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। सही बात है। उसके बाद में ऑप्शन बी क्या हमारा, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ध्वनि निर्मात में गति कर सकती है। देखिए जो ध्वनि होती है हमारी वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। सही है ना।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन सी हमारा है, इफ एप्लीट्यूड बिकम्स ट्वाइस लाउडनेस विल बी 4 टाइम्स। यदि आयाम दोगुना हो जाएगा तो उच्चता 4 गुना हो जाएगी हमारी। तो ये भी क्या, बिल्कुल सही बात, आपने फॉर्मूला पढ़ाया था हमने आपको लास्ट क्लास में। और उसके बाद में ऑप्शन डी हमारा है, हाइयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सिलर द साउंड। जितनी उच्च कंपन की आवृत्ति होगी उतनी ही कड़भेदी ध्वनि होगी। तो बाकी हमारे ऑप्शन से सारे सही हैं, परंतु जो एक ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकंड वाला, वो हमारा गलत है। क्योंकि वो गलत है इसलिए वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा हमारा। हमसे गलत पूछा गया है तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द पीएच ऑफ 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी कितना दिया हुआ, 9274। जहां पे दिया हुआ आपको ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन और डी सॉल्यूशन, और उनके पीएच कितने हैं, उसके पीएच हैं, ए का हमारा है 9, बी का हमारा 2 और सी का हमारा 7 और डी का हमारा 4। हमको बताना है अरेंज देम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको बताना क्या है, अम्लीय प्रबलता के हिसाब से कौन सा सही होगा। अब ये बात हमें भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि 1 से लेकर क्या होता है हमारा 6 तक कैसे होते हैं, हमारे अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं हमारे एसिडिक होते हैं। उसके बाद में हमारा 7 क्या होता है, न्यूक्लियर होता है, हमारा 7 होता है कैसा, न्यूक्लियर होता है। उसके बाद में 7 से ऊपर यानी कि 8 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा बेसिक, यानी कि क्षारीय हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमको बताना है अम्लीय। अब अम्लीय की एक खासियत होती है कौन सी वाली, कि अगर 6 ऐसा होगा हमारा न्यूक्लियर के पास में होगा, तो इससे अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ऊपर वाला कम अम्लीय होगा। आप देख पा रहे हो इस इमेज में सही से। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, सबसे कम हमारा किसका है, वो है बी वाले का। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बी। उसके बाद में कौन सा हमारा आ जाएगा, उसका आ जाएगा हमारा डी वाला, डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी, देन हमारा ए। कोई दिक्कत है आपको, चलिए होगी नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ है, बी डी सी ए, ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मेथड्स दैट यू विल यूज टू सेपरेट सॉल्ट मिक्स्ड इन ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेल एवं जल में मिश्रित नमक को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे और उनके क्रम का उल्लेख कीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि एक सॉल्ट है, कि हमारा नमक है, ठीक है ना। वो किस में मिक्स है, हमारा ऑयल में मिक्स है, और उसके बाद में किस में है, पानी में मिक्स है, यानी कि वाटर में मिक्स है, मिला हुआ है। तो इनको हमको अलग करना है। क्या करना है हमको, हमको इसको अलग करना है। तो अलग किस प्रकार से करेंगे ये बताना हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्ट और ऑयल जो होता है उसको हम कीप से छान देंगे। क्या करें, कीप से छान देंगे, क्योंकि ऑयल जो होता है वो हल्का होता है और जो पानी से मिला हुआ सॉल्ट होगा, नमक होगा हमारा, वो कैसे होगा, भारी होगा, तो वो हमारा छन जाएगा। और उसके बाद में हम इनको क्या कर देंगे, हवा में उड़ा देंगे। इस नमक को क्या करेंगे, नमक वाले पानी को क्या करेंगे, इसमें डालकर गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब उसे गर्म करेंगे तो हमारा जो पानी होगा भाप बन के हवा में उड़ जाएगा और नमक हमारा बच जाएगा। और हमसे ये पूछा गया यहाँ पे, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी में। क्या लिखा हुआ है कि पढ़ते हैं, यूज सेपरेटिंग फनल टू रिमूव वाटर एंड ऑयल फॉलोड बाई एवापोरेशन वाटर फ्रॉम सॉल्ट। जल और तेल को निकालने के लिए पृथककारी कीप का उपयोग करना चाहिए, तत्पश्चात नमक से जल का बाष्पित करना चाहिए। तो ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी हमारा, वो क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। हमको ये रिएक्शन देखनी है ए बी सी। आगे बोल रहा है व्हाट कैन यू इन्फर
फ्रॉम द अबव सेट ऑफ रिएक्शन। इनको देखने के बाद आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो कैसी है, कॉपर से ज्यादा है हमारी, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ कि सोडियम जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस रिप्लेस कर पा रहा है, तो यानी कि जो सोडियम की रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम से ज्यादा होगी हमारी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक रिप्लेस कर पाएगा किसको, कॉपर को, तो इसका मतलब है कॉपर ज्यादा कौन होगा, जिंक हमारा रिएक्टिव होगा। तो ये सीक्वेंस क्या है हमारा, सीक्वेंस हमारा ये है, सोडियम देन मैग्नीशियम देन जिंक और उसके बाद में कॉपर, ठीक है ना। तो हमारे क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन मैग्नीशियम, जो रिएक्टिविटी है कॉपर की वो क्या है, ज्यादा किसके मुकाबले, मैग्नीशियम के मुकाबले, जो कि क्या है, दिखाई पड़ रहा है कि कॉपर हमारा कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गलत ऑप्शन। उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। अब जो कॉपर है हमारा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है ना, और जिंक की उससे ज्यादा है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्या है सी वाले में कि रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर, कॉपर के मुकाबले जो रिएक्टिविटी किसकी, मैग्नीशियम की ज्यादा है, सही बात है, बट लेस देन सोडियम, सोडियम से कम, सोडियम से कम। और आगे बोला गया है कि लेस देन सोडियम, और सोडियम से क्या है, कम है किसकी, कॉपर की हमारी, तो ये क्या है, सही बात है हमारा, दिख रहा है आपको साफ साफ कि जो हमारा मैग्नीशियम है हमारा, रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम की वो ज्यादा किससे, कॉपर से ज्यादा है और सोडियम से कम है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर भी आपको हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज बिकॉज, आभूषण के निर्माण में सोने को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, हमारे पास स्टेटमेंट कौन से, ए बी सी डी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद में हमको बताना है कि उनमें से कौन सा हमारा सही होगा। पहला दिया हुआ है क्या, मेलिएबल, कैसे होते हैं, आघातवर्त होते हैं, और उसके बाद में क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, संक्षारण में से सुरक्षा होती है उसमें। ऑप्शन स्टेटमेंट डी हमारा हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक अभिक्रियाशील, और स्टेटमेंट डी हमारा है सोनोरस, अनुनादी। देखिए जो हमारा क्या होता है, जो हमारा सोना होता है वो तो रिएक्टिव तो ज्यादा होता नहीं है, तो ये कि हमारा गलत है, और सोनरस आवाज करने की उसकी काबिलियत होती नहीं है, तो हमारे सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे। मेलिएबल हमारा होता है और रेजिस्टेंट टू कोरोजन, और इसमें जंग आसानी से नहीं लगती है, तो इसका आपका हो जाएगा ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 12। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विच ओनली फिजिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन समाविष्टि है, तो किसके में है, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी में, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी, आइसक्रीम का जमना, चॉकलेट का पिघलना और कैंडी का घुलना, ये सब क्या है, ये हमारे हैं फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में काफी अच्छे से बता चुके हैं पहले भी, तो इसीलिए यहाँ पर हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 13। हमारे पास दो दिए हुए स्टेटमेंट S1 एंड S2, और हमको बताना है कौन सा इनमें से सही है और कौन सा इसमें से गलत है। पहला लिखा हुआ क्या है कि ईस्टर आर केमिकल
विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। जो ईस्टर होता है वह एक रसायन है जो कि फलों की तरह सुगंध देता है। सही बात है। जो हमारा ईस्टर होता है वो एक केमिकल होता है, और वो कैसे होती है, उसकी जो सुगंध होती है कैसी होती है, फल के समान होती है। स्टेटमेंट टू क्या है? पॉली ईस्टर इज एक्चुअली अ पॉलीमर विद रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टर। जो पॉलीस्टर होता है वो क्या होता है? एक बहुलक होता है। किसका? ईस्टर का। ठीक है ना? तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। S1 एंड S2 के हमारे दोनों सही हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारी मैचिंग है। क्या है? मैचिंग है हमारी। अब मैचिंग को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि आप सबसे पहले उसको पहचानिए जो आपको काफी अच्छे से पता हो। जैसे कि आपका 240 हो गया। क्या हो गया आपका? 240। ये क्या होता है? हमारा बीजी साइज होता है। क्या? हमारा खरपतवार नाशी होता है। तो डी का क्या हो जाएगा? हमारा डी का हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो डी का थर्ड कहाँ पे? यहाँ पर और यहाँ पर है, ए और बी में है। तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गया? हमारे गलत हो गए साफ साफ। और उसके बाद में हमारा सी क्या कॉमन है, और उसके बाद में हमको कन्फ्यूजन किसमें होना चाहिए? ए और बी वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेकंड और फर्स्ट। तो हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा जो बिटवीन होता है, कि हमारा बिटुमन, बिटुमन ये क्या होता है? हमारा एक तरीके का क्या होता है? हमारा पेंट होता है। तो इसका आप हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे? यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है वो किसके काम में आता है? वो हमारा आता है ऑयलमेंट में। इसमें आता है मरहम के काम में आता है। और सुपर फास्फेट को हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी। जो हमारे टीके होते हैं हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो कैसे करते हैं ये हमको बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ एंटीजन इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में प्रतिजन की संख्या में वृद्धि करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा। तो उसके बाद में हमारा ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू अवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में प्रतिजैविक देकर। तो ऐसा भी हम नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हमारा है बाय प्रोग्रामिंग अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स। हमारे शरीर को प्रतिप्रदाहक कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्रमदेशन करने। तो ये भी हम नहीं करते हैं। डी बोल रहा है कि बाय प्रोग्रामिंग अवर बॉडी टू प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज। उपयुक्त प्रतिरक्षी का उत्पादन करने के लिए हमारे शरीर में को क्या होता है? क्रमदेशन करते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर होता है वह क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? हमारे एंटीबॉडी बनाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सही है। तो डी का हमारा 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के संदर्भ में क्या है? गलत है। ये बताना है हमको। तो पहले क्या लिखा हुआ? फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं होती है? प्राक केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रीय सामग्री होती है किंतु केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आपको पता है। तो ये क्या हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? बी बोल रहा है प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप तथा जीव कोशिकाओं में लगभग उपस्थित होता है। जबकि हमें पता है कि जो प्लास्टिक होता है हमारा वो किसमें पाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। एनिमल कोशिकाओं में वो नहीं पाया जाता है। क्या? प्लास्टिक। यानी कि जो आपका लवक होता है वो जीवित कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। आगे देख लेते हैं
ऑप्शन सी हमारा है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। कोशिका झिल्ली होती है वह जीव तथा पादप कोशिका दोनों में होती है, प्रेजेंट होती है हमारी। और ऑप्शन डी है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका पाई जाती है। तो बाकी के आपको जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं सिवाय एक के। कौन से वाले के, तीसरे वाले, दूसरे वाले के। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following statement is true about the human security system? मानव के परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट ऑप्शन क्या है, वेन्स हैव अ थिक वॉल एंड नो वॉल्व्स प्रेजेंट। सिराओं की भित्ति मोटी होती है और कोई वॉल्व नहीं होता है। तो ये किसका होता है, ये होता है हमारा किसका, आर्टरीज का। किसका होता है, हमारा आर्टरीज का होता है, ना कि वेन्स का। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें हमारे बॉल प्रेजेंट होते हैं और वो कैसी होती है, उसकी बॉल काफी थिन होती है, ना कि थिक। मोटी नहीं होती, कैसी होती, पतली होती है। और जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, सिराएं आपकी, उनकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, और उनमें बॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन भी हमारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू इन कलर। यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है नीले रंग का होता है। ओके। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी है डार्क क्लॉट फॉर्म्ड ओवर अ कट इज ड्यू टू व्हाइट ब्लड सेल। किसी चोट के ऊपर बना गहरा थक्का श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा बनता है, ना कि किसके बनता है, ये बनता हमारा प्लेटलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, ये बनता हमारा प्लेटलेट्स के द्वारा। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी है वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारी सिराएं होती हैं डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन करती हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। वेन्स में क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, मतलब कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है यहाँ से वहां तक। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्या है, अब ये आप काफी पढ़ चुके हैं, आपको हमने ये वाली जो आपकी इमेज थी एनसीईआरटी वाली कई बार दिखा चुके हैं हम आपको। परंतु इस बार हम आपके लिए लेके नहीं आए, क्योंकि हमें पता है आपको ना इसको याद कर लिया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ह्यूमन एंड प्लांट डिसीज के नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में वो किसके द्वारा होती हैं और किस प्रकार से वो फैलते हैं, हमको ये बताना है कि संचरण क्या साधन क्या है, किस प्रकार से वो फैलते हैं। जैसे हमारा जो क्या होता है, हमारा है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है, वो फैलता है मॉस्किटो काटने से, मच्छर काटने से होता है ना। किससे होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। तो वो तो सब में दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पर भी दिया हुआ। ओके। उसके बाद में यहाँ पे दिया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी। अब जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता है किससे, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा फैलता है हमारा। किससे फैलता है, हमारा जल से फैलता है। तो बी में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या एयर है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा, साफ साफ नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद में हमारा क्या है, सिट्रस कैंसर। जो सिट्रस कैंसर होता है वो किससे फैलता है, वो फैलता हमारा किसके, हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता हमारा हवा के द्वारा, यानी कि एयर के द्वारा फैलेगा, वायु के द्वारा फैलता है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ, ए का दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये कैसे हैं, सारे सेम है। एक बचता है, डी वाला हमको बताना पड़ेगा। जो हमारा येलो मोजेक वायरस होता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता है आपका इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो था वो काफी कंफ्यूजिंग था। आपको मतलब काफी ज्यादा मतलब दिमाग रखना पड़ेगा इस वाले सवाल पे, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शंस बताने पड़ेंगे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है, हमको बताना ए बी सी और डी क्या होंगे। यहाँ पे लिखा सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन। क्या दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। तो कैसे होते हैं वो हमारा होते हैं बीबी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, वो होते हैं बीबी पैरस। ओके, आगे लिखा हुआ है एनिमल्स विच ले एग। अब लेग जो मतलब कि जो हमारे अंडे देंगे वो कैसे होते हैं, वो हमारा होते हैं ओबी पैरस होते हैं। जो जीव हमारे क्या दें, अंडे दें, वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं ओबी पैरस होते हैं। और जो जानवर हमारे क्या दें, जन्म दें बच्चों को, वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं बी पैरस। फॉर्म्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म। अंडे का और स्पर्म का मिलान क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या है हम, जायगोट बनता है। उससे क्या बनता है हमारा, जायगोट बनता है हमारा। यानी कि हमारा स्पर्म का फ्यूजन किसके साथ में, ओवम के साथ में। तो क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा क्या, जायगोट बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज। कुछ चेंज होते हैं जिस वजह से मतलब जो लार्वा होता है आपका एडल्ट, आपका वयस्क बन जाता है। जैसे आपका देखा होगा जो बटरफ्लाई होती है या आपका जो फ्रॉग होता है उसमें काफी ज्यादा मतलब चेंजेस पाए जाते हैं, लार्वा से लेकर जो हमारा वयस्क होता है वहां तक। तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं उससे, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 90 में क्या हमारा सेम है, उसके हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Sneha observed about a new plant is that its stem is thick with waxy layers and the roots are very deep। हमको बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट हैबिटेट ऑफ द प्लांट। एक नए पौधे के विषय में सहज का अवलोकन है कि मोम जैसी उस पर क्या परत चढ़ी हुई है, उसका तना कैसा मोटा है और जड़ें कैसी उसकी अत्यंत गहरी हैं। तो पौधों के सही आवास की पहचान करनी है हमको। क्या करनी है, सही जगह की पहचान करनी है। तो हमको यार पता है कि जो पौधा होता है कैसा जा रहा है, काफी अंदर तक जा रहा है, किसमें, जमीन में। और जो उसकी जो कैसी है हमारी जो स्टेम वो कैसी है, मोटी है। कैसी स्टेम है, उसकी स्टेम मोटी है। और कैसी उस पर है, बैक से लगा हुआ है। क्या लगा हुआ उसके ऊपर, बैक से लगा हुआ, मोम जैसी है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ पर, डिजर्ट में यानी कि मरुस्थल में। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डेट और फॉल्स अबाउट साइंस। तो निम्नलिखित कथनों में से वे कथन छाटिए जो विज्ञान के विषय में क्या है, असत्य हैं। हमको क्या छाटना, हमको छाटना इनमें से कौन सा हमारा असत्य होगा। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा फर्स्ट है ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज होती है और नियंत्रित प्रयोगों द्वारा उसकी जांच होती है। देखिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट तो कभी नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अनकंट्रोल्ड चीज हो जाती हैं। तो ये क्या हमारा असत्य है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद में स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है हमारा कि when a theory has been supported by a great deal of scientific evidence it becomes law। जब कोई सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित होता है तब वह क्या बन जाता है, नियम बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी क्या हमारा साइंटिफिक आइडियाज। अब फिर से आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे। यहाँ पे क्या हो गए, आप लोग कंफ्यूज हो गए। पूछो किस बात पे, वो इस बात पे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरीज और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है। देखिए लॉ जब बार बार बनता है उसके बाद क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है आपकी।
जब नियम को बार बार मतलब आप रिपीट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा सिद्धांत बनता है, ना कि नियम बन पाता है। जब नियम को बार बार दोहराएंगे प्रमाणों के साथ में, तो क्या बन जाएगा, वो सिद्धांत बन जाएगा, ना कि नियम बनेगा। अभी आपका एक नंबर चला जाता है यहाँ पे, तो ये क्या हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में ऑप्शन स्टेटमेंट सी के हमारा साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव एंड कैन बी मॉडिफाइड और डिस्प्रूव्ड। जो वैज्ञानिक विचार होते हैं प्रयोगात्मक होते हैं और उन्हें संशोधित या अप्रमाणित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, साफ साफ हमारा ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट बी डी क्या बोल रहा है कि साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड। विज्ञान क्या एक सृजनात्मक क्षेत्र है। साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। वैज्ञानिक जो होते हैं अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ए और डी बी के हमारे गलत हैं, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो हमारा क्या होता है संप्रत्यय का मानचित्रण के लिए कौन सा हमारा सही नहीं है। संप्रत्यय का मानचित्र के लिए उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो किसका नहीं कर सकते हम करते किसका नहीं कर पाते हैं, मैपिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति का मानचित्र नहीं कर पाते हमें, ठीक है ना। बाकी जो हमारे क्या होते हैं इलेक्टिंग आइडियाज ऑफ लर्नर्स, लेसन प्लानिंग और असेसमेंट, शिक्षार्थियों के विचार कर निकलवाने के लिए, पाठ योजना बनवाने के लिए और आकलन करने के लिए इसका प्रयोग हम कर पाते हैं। किसके लिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर पाते हैं इनका। परंतु जो हमारा मैपिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है हमारी, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बच्चों से उनके दादा दादी पड़ोस के अन्य बुजुर्गों से बात करने और यह जानने के लिए समय में क्या होता है भाई तमल निपटा की निकाय उपलब्ध थी या नहीं थी। बोले तो जो आपका सीवेज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट था उस टाइम पर या नहीं था। हिंदी में बोले तो समझाएं तो मतलब जो आपके नाले का पानी होता है उसको किस प्रकार से साफ करके नदियों में छोड़ा जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट है क्या है, यह विद्यार्थियों को उन परिवर्तनों को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है जो अभी हाल के वर्षों में हुए हैं। सही बात है। उसके बाद में स्टेटमेंट बी हमारा है, यह विद्यार्थियों को भूतकाल के विषय में निर्णय लेने और नवीन प्रगति के प्रति कृतज्ञ होने में हेल्प करती है। कृतज्ञता तो इतनी नहीं कर पा रही बच्चों को। तो ऑप्शन सी हमारा है, यह विद्यार्थियों को मनोरंजन क्रियाकलाप, यहाँ पे किसकी बात आ गई, यहाँ पे आ गई मनोरंजन क्रियाकलाप की, ओके, के लिए बाहर जाने एवं कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों को निष्ठता तोड़ने में क्या करती, हेल्प करती है। तो ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट डी हमारा है, यह विद्यार्थियों को एक प्रश्न का निर्माण करने के कौशल को विकास करने, जैसे कि आपको प्रश्न पूछना हुआ, सूचना को एकत्र करना हुआ, इनमें क्या करती है, हेल्प करती है। बोले तो बच्चा जो होगा बाहर से मतलब सवाल पूछ सकता है किसी व्यक्ति से जाके। जब वो सवाल करेगा तो उसके अंदर मतलब क्यूरियोसिटी जागेगी कि ऐसा क्यों होता है। जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाएगा, उसे समझ पाएगा। तो ये क्या सही बात है। स्टेटमेंट ई हमारा है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अलावा सूचना के अन्य स्रोतों को खोजने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये क्या सही बात है। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ए सी और डी या ई, ए डी और ई के हमारा सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग
रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 फॉर अपर प्राइमरी साइंस टीचिंग ए लर्निंग। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के लिए एनसीएफ 2005 की क्या अनुशंसाएं हैं? तो पहला क्या लिखा हुआ? पहले लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित अधिगम की स्थिति का निर्माण करना। बिल्कुल। स्टेटमेंट भी हमारा है क्रिएटिव सिचुएशंस फॉर चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, बच्चों के लिए ऐसी स्थिति पैदा करना जहां वे स्वयं ज्ञान से निर्माण कर सकें या उससे क्रिएटिव मतलब सृजन कर पाए। तो ये भी क्या है? सही बात है। स्टेटमेंट सी हमारा बोल रहा है वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, व्यवसाय शिक्षा का विज्ञान के साथ में सम्मिलित होना आवश्यक है। तो ऐसा इसके बारे में एनसीएफ के बारे में नहीं बोला गया है। स्टेटमेंट डी हमारा है कॉन्सेप्ट शुड बी थॉट थ्रू अ डिसिप्लिनरी अप्रोच, संप्रदायों को एक विषय परक अपागम के सिखाना। तो ये भी ऐसा नहीं दिया गया। तो इसका हो जाएगा ए और बी के हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीचर बिगिन विद अ डिस्कशन ऑफ एसिड एंड बेस, देयर प्रॉपर्टीज एंड अकरेंस इन एवरी लाइफ, पीएच एंड इंडिकेटर। क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक है वो अम्ल और क्षार, उनके गुण धर्म, दैनिक जीवन में उनकी उपलब्धता, पीएच सूचियों से चर्चा आरंभ करता है। ओके, आगे बोला जा रहा है कि आफ्टर टीचिंग एसिड बेस द टीचर अरेंजेस वेरिफिकेशन एक्टिविटीज ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद में अम्ल क्षारों के शिक्षा उपरांत शिक्षक क्या करता है? अम्ल क्षारों के लिए प्रस्तुतिकरण आधारित क्रियाकलाप का आयोजन करता है, यानी कि जो आपकी मतलब एक्सपेरिमेंट होता है वो काम करवाता है। आगे बोल रहा है कि दिस अप्रोच टू सीक्वेंसिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज विल बी टर्म्ड एज, शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की श्रेणीबद्धता के इस उपागम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं निगमनात्मक विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। निगमनात्मक विधि यानी कि नियम से कहाँ लेके जा रहे हैं? एग्जाम में तब लेके जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 26। समर हैज द फॉलोइंग व्यूज ऑन ओपन बुक क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों के विषय में समर के विचार निम्नलिखित हैं। किस प्रकार है उसके? आगे बोला जा रहा है सेलेक्ट द व्यू दैट अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ ओपन बुक क्वेश्चंस, उन विचारों का चयन कीजिए जो खुली पुस्तक के प्रश्नों के भाव के साथ के हैं हमारे सम्मिलित हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है इट रिड्यूस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों में मूल्यांकन के भय को क्या करता है? कम करता है। सही बात है। स्टेटमेंट बी हमारा है इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द बुक, यह विद्यार्थियों को पुस्तक की खोज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये भी क्या सही बात है कि ऐसा हमारा करता है, ओपन बुक क्वेश्चंस करते हैं हमारे। आगे बोला जा रहा है कि इट रिड्यूस बर्डन ऑफ मेमोराइजिंग एनी आंसर्स एंड अनफेयर टू ब्राइट स्टूडेंट्स, यह किसी भी उत्तर को याद करने का भार कम करता है और होनहार विद्यार्थियों के लिए अनुचित है। तो ये क्या ऐसा नहीं होता है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या हमारा इट हेल्प्स टू गॉज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों को संप्रत्यय समझ का क्या करता है? आकलन में हेल्प करता है। तो ये क्या हमारा ए बी और टी के हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा है ए बी और डी ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। किसका बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है हमारा अब सारी प्रश्न शिक्षार्थी को हेल्प करता है। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस हेल्प लर्नर्स,
तो किसमें करता है, ये करता है किसमें, डेवलपिंग मल्टीपल व्यूज, बहु विचारों के विकास में। ओके, उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट बी क्या है, बी बोल रहा है इम्प्रूव देयर थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, उनके चिंतन कार्यनीति के सुधार के लिए करता है, बिल्कुल करता है हमारा। स्टेटमेंट सी है एंगेज इन क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा कक्ष परिचर्चाओं पर क्या करता है, बेहतर करता है, सही बात है। और ऑप्शन डी हमारा स्टेटमेंट डी है अराइव एट वन आंसर, एक उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। देखिए जब अपसारी की बात आ गई है तो इसमें आप मतलब बच्चा बहुत ही ज्यादा मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर लेके आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कन्वर्जेंट क्वेश्चन की बात आ रही होती तो ये वाला हमारा सही हो जाता, परंतु ऐसे नहीं होता। यहाँ पे किसका बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अपसारी प्रश्न के बारे में बोल रहा है। तो ए बी हमारे क्या है, सी ये हमारे सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डिस्क्रिप्टेंट इवेंट्स इन साइंस क्लासरूम, विज्ञान कक्षा कक्ष में विसंगत घटनाओं के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हमारा है, पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स टीचर्स टू एलिक्ट मिसकॉन्सेप्शंस इन स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि यह विद्यार्थियों में भ्रांतियां उजागर करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो ऐसा तो नहीं करता है। बी है इट हेल्प्स टू क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो ऐसा भी नहीं करता है। ऑप्शन सी हमारा है इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू व्यू देयर आइडियाज डिफरेंटली, यह विद्यार्थियों को अपने विचारों को भिन्न ढंग से देखने में मदद करता है। ओके, आगे बोल रहा है कि इट हेल्प्स वीक स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल इन असेसमेंट, यह कमजोर विद्यार्थियों को आकलन में क्या करता है, अच्छा करने में हेल्प करता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसको पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है ना। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में प्रायः भूतकाल की रुचिपूर्ण कहानियां रंगीन बॉक्सों में दी गई होती हैं, जैसे आपके इस प्रकार जो बॉक्स बने होते हैं उसमें दी जाती हैं कहानी, कुछ छोटी मोटी जो होती हैं आपकी। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडी इतना लिखा हुआ है जिन्होंने रुद्र के परिसंचरण की खोज की थी और किस प्रकार वह उस समय स्वीकार नहीं की गई थी के विषय में सूचना दी गई थी, उनका उनके विचारों के लिए उपहास किया गया था। एनसीईआरटी क्लास 7 के विज्ञान के शिक्षण अधिगम के ऐसे कौन सा उद्देश्य है जो पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त को सम्मिलित करने से पूर्ण हुए थे। तो देखते हैं कौन कौन से थे। ये था हमारा पहला वाला कौन सा है, संप्रदाय के विकास के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना, बिल्कुल करना होता है हमारा इसमें। यह समझ विकसित करना कि नए विचारों को स्वीकार करने में हेल्प करे, समय लगता है, जो आपके नए विचार होते हैं उनको टाइम लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भी क्या हमारा सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विज्ञान में खुले मस्तिष्क मानव से क्या है, विकास करता है, बिल्कुल करता है हमारा। ऑप्शन डी है विज्ञान में खेल को सम्मिलित करना जिससे क्या हो, आकलन नहीं करना हो। तो ये क्या हमारा गलत है। तो इसका आपको जाएगा ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। ये हमारा अर्थशास्त्र और रीजनिंग का सवाल आया हुआ है। तो हमारा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र हमारा है द फैक्ट्स ऑफ साइंस सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, विज्ञान के तथ्य उनके संप्रत्ययों नियमों और सिद्धांतों के लिए आधार का कार्य करते हैं। तो ये क्या बिल्कुल सही बात है। हमारा अर्थशास्त्र क्या हो गया, अभी कथन हमारा सही हो गया है। देखते हैं क्या रीजन हमारा सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट इन साइंस आर स्टैटिक, डू नॉट चेंज,
यानी कि विज्ञान जो तथ्य होते हैं स्थायी होते हैं और परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि हमें पता है जो फैक्ट्स होते हैं साइंस के वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपका जो रीजन है वो कैसा हमारा गलत है और असर्शन हमारा सही है, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए हमारी क्लास को अगर आपको अच्छा लगे। ओके।